हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज जो हम आजकल बना रहे हैं बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद टॉपिक पर और इस पर कुछ आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रगतिवाद के एक बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी आपके यहाँ आपके सिलेबस में हैं। तो प्रगतिवाद से संबंधित कुछ सवाल आपसे आसानी से परीक्षक पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो हम बात करते हैं आज प्रगतिवाद पर कि ये प्रगतिवाद क्या है। देखिए, जो प्रगतिवाद है ये छायावाद के बाद आंदोलन आता है कविता में। ये काव्य आंदोलन है, प्रगतिवाद भी एक प्रकार का काव्य आंदोलन है। जिस प्रकार से छायावाद एक आंदोलन था साहित्य का, उसी प्रकार से प्रगतिवाद भी साहित्य का एक आंदोलन है। तो प्रगतिवाद किसके विरोध में आया? छायावाद और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की अतिशय काल्पनिकता और वैयक्तिकता के विरोध में प्रगतिवाद का उदय हुआ। प्रगतिवाद का उदय कब हुआ? 1935 में 1935-36 के आसपास का उदय होता है और 1942-43 तक ये रहता है प्रगतिवाद। और उदय हुआ क्यों? ऐसा माना जाता है कि छायावाद और स्वच्छंदतावाद में जो कल्पना का अतिरेक हो गया था, कल्पना करने की जो सीमा थी वो भी उससे ज़्यादा कल्पना करने लगे थे लोग, तो उसके विरोध में आया। और दूसरा, छायावाद की जो वैयक्तिकता थी उसके विरोध में प्रगतिवाद का उदय होता है, ऐसा माना जाता है। प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं एक बहुत बड़े समाज शास्त्र के एक बहुत बड़े आदमी हैं कार्ल मार्क्स जी, समाज सुधारक हैं एक बहुत बड़े। तो कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत था, उसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या नाम है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है, या प्रगतिवाद की जो मूल विचारधारा है उसमें कौन सा आधार काम करता है। तो वो है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डॉक्टर जगदीश गुप्त इसे कहते हैं कि प्रगतिवाद एक विभ्रम है। डॉक्टर जगदीश गुप्त क्या कहते हैं? प्रगतिवाद एक विभ्रम है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि प्रगतिवाद भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ। प्रगतिवाद भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ। अब इस समय में थोड़ी हम चर्चा करेंगे, जब थोड़ा हम और आगे चलेंगे प्रगतिवाद के बारे में बात करते हुए, तब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि चिंतन के क्षेत्र में जिसे साम्यवाद कहा जाता है, अनुभूति के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। चिंतन के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, अनुभूति के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जो मैंने भी नाम लिया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो मार्क्सवाद का जो दर्शन है उसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से भी जाना भी जाता है। मार्क्सवाद दर्शन यानी मार्क्स का जो दर्शन था, कुल मिलाकर के उसको हम कहते हैं मार्क्सवादी दर्शन। तो मार्क्सवादी दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स का ही एक दर्शन था। होता क्या है कि 1935 ईस्वी में पेरिस में एक अधिवेशन होता है। किसका अधिवेशन होता है? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का 1935 ईस्वी में पेरिस में एक अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं E.M. फास्टर। कौन करता है? E.M. फास्टर। किसकी अध्यक्षता करते हैं? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अधिवेशन का। कहाँ होता है? पेरिस में। कब होता है? 1935 में। तो इससे प्रेरणा लेकर के भारत में भी 1936 में एक अधिवेशन होता है
1935 के पेरिस में होने वाले प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अधिवेशन से प्रेरणा पा करके भारत में भी उसके ठीक एक साल बाद 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से एक अधिवेशन होता है। और वो अधिवेशन किसका होता है? वो अधिवेशन होता है प्रगतिशील लेखक संघ का। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन होता है। ये पहला अधिवेशन होता है। कब होता है? 1936 में। किसके प्रयासों से होता है? सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से होता है। और ये अधिवेशन होता कहाँ है? ये अधिवेशन होता है लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुंशी प्रेमचंद। वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे E.M. फास्टर। यहाँ अध्यक्षता कौन कर रहा है? मुंशी प्रेमचंद। वहाँ की संस्था का नाम क्या था? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। यहाँ की संस्था का क्या नाम है? हिंदी में वही नाम है, प्रगतिशील लेखक संघ। ये होता है लखनऊ में आयोजित। वो हुआ था पेरिस में। वो हुआ था 1935 में। और ये होता है 1936 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन 1936 में होता है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं, अपने अध्यक्षीय भाषण में, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में प्रेमचंद जी ने प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने एक अध्यक्षीय भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने एक बार भी प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया था। अब इसका दूसरा अधिवेशन होता है इसके 2 साल बाद 1938 में। स्थान चेंज हो जाता है, स्थान हो जाता है कलकत्ता। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1938 में। और इसके जो सभापति होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रविंद्रनाथ ठाकुर। और रविंद्रनाथ ठाकुर के संदेश को पढ़ करके इसमें सुनाया गया था 1938 वाले इस अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लेकिन प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग पहली बार होता कहाँ है? देखिए, 1943 के तार सप्तक में प्रभाकर माचवे सबसे पहली बार प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख करते हैं। तार सप्तक आप जानते हैं, अज्ञेय निकालते थे। तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो 1943 में निकलता है अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक। एक पूरी बुक है ये, उनके द्वारा संपादित। इसमें कई कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है। तो तार सप्तक में एक प्रभाकर माचवे हैं, वो प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख करते हैं। 1937 में एक पत्रिका छपती थी, उसका नाम था विशाल भारत। और एक शिवदान सिंह चौहान करके एक बड़े लेखक और समीक्षक और रचनाकार हुआ करते थे, शिवदान सिंह चौहान। तो 1937 के विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान का एक लेख प्रकाशित होता है। ठीक, लेख में भारत के प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नाम होता है। लेख का नाम होता है भारत के प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। इस लेख में भी प्रगतिवाद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये होता है 1937 में। तो प्रगतिवाद का जो पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है हमें 1943 के तार सप्तक में प्रभाकर माचवे प्रगतिवाद शब्द का पहली बार उल्लेख करते हैं। अच्छा, फिर आगे इसके क्या होता है जरा देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के 2 साल बाद प्रगतिवाद शब्द का प्रचलन हो पाया। कितने साल बाद? 2 साल बाद। मार्क्सवादी समीक्षा को ही कहते हैं प्रगतिवादी समीक्षा। मार्क्सवादी समीक्षा को ही कहते हैं प्रगतिवादी समीक्षा। अब इस प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या क्या थी? 2, 4, 5, 6 विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता थी शोषण करने वालों का विरोध करना। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तिनकर ने लिखा था। तो शोषण करने वालों का विरोध करना पहली विशेषता है इसकी। शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये इसकी दूसरी विशेषता है। शोषण करने वालों का विरोध करता है ये,
शोषितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? तीसरी विशेषता है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण ज़्यादा किया जाता है। जो निचले पायदान पर लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, कामगार हों, मजदूर हों, दैनिक वेतन भोगी हों, जो बिल्कुल समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, ऐसे लोगों का चित्रण खुल करके होता है प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद का आधार मैंने बता ही दिया आपको, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और मार्क्सवादी दर्शन से पूरी तरह से प्रगतिवाद प्रभावित है। प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह एकदम उच्च कोटि के रूप में दिखाई पड़ता है, अपने उत्कृष्टतम रूप में दिखाई पड़ता है सामाजिकता का आग्रह। अगली विशेषता ऐसी क्या हो सकती है? प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर के प्रति थोड़ा अनास्था का भाव दिखता है। ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था का भाव जो इसके पहले दिखाई पड़ता है कविताओं में, वैसा भाव प्रगतिवाद आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ता है। छायावाद में रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति थी, लेकिन प्रगतिवाद में ऐसा कुछ नहीं था। प्रगतिवाद आम जनता की बात करता है, आम आदमी की बात करता है, आम आदमी के दुख दर्द की बात करता है प्रगतिवाद। तो ये कुछ मोटी मोटी ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रगतिवाद में समाहित थी। पंत जी ने कविता लिखी थी 1937 में युगांत नामक अपने एक काव्य संग्रह में कि गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। और एक दूसरी कविता लिखते हैं ये द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो ये सारी कविताएं क्या हैं, मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि ये सारी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं हैं। इसीलिए पंत का जो काव्य संग्रह है युगवाणी, उसे प्रथम प्रगतिवादी काव्य होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि पंत ने छायावाद में रहते हुए भी उन्होंने प्रगतिवाद के आगमन की सूचना छायावाद में ही अपनी कविताओं के माध्यम से दे दी थी। ये दो कविताएं थी कि गा कोकिल बरसा पावक गण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन या द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। और इसीलिए पंत की युगवाणी को प्रथम प्रगतिवादी काव्य होने का श्रेय प्राप्त है। पंत जी के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कुछ रचनाएं हैं जो प्रगतिवाद का एकदम खुल करके शंखनाद कर रही थीं। और ये कविताएं कौन कौन सी हैं? इसमें एक दो कविताएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, कुकुरमुत्ता और दूसरी गर्म पकौड़ी। कुकुरमुत्ता और गर्म पकौड़ी ये दो कविताएं हैं निराला जी की जो छायावादी कवि हैं, और इन दोनों कविताओं में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम प्रगतिवाद के कवियों की बात करें तो बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्लांचल, ऐसे तमाम लोग हैं जो प्रगतिवाद के बड़े कवियों के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रगतिवाद को क्या कहते हैं? साम्यवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति। प्रगतिवाद क्या है? साम्यवाद या समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा मानते हैं। नामवर सिंह साहब क्या लिखते हैं कि छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे सन 1936 में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई, ऐसा कहते हैं नामवर सिंह जी। प्रगतिवाद की कुछ और विशेषताओं की हम बात करें तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई बहुत जोरदार तरीके से। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई। दूसरा क्या हुआ? समसामयिक समस्याओं पर, जैसे भारत विभाजन, कश्मीर समस्या, महंगाई, बेकारी, बंगाल का अकाल, इन पर जम करके कविताएं लिखी गईं। तो समसामयिक समस्याओं का भी चित्रण प्रगतिवाद में बहुत जोरदार तरीके से हुआ। तीसरा क्या हुआ? मैंने बताया आपको कि शोषकों, पूंजीपतियों, जमींदारों और उद्योगपतियों के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी कविताओं में आपको मिलेगा। और शोषितों के प्रति क्या मिलेगा? शोषितों के प्रति सहानुभूति मिलेगी। जब दिनकर ये लिखते हैं कि माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं,
पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। या श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये सारी कविताएं कैसी हैं? ये सारी कविताएं प्रगतिवाद की कविताएं हैं और जिनमें शोषितों के प्रति सहानुभूति की बात मिलती है। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है, राष्ट्रीयता है, आंचलिकता है, बौद्धिकता है। कला पक्ष की बात करें तो व्यंग्यात्मकता आपको मिलेगी, सीधी सपाट भाषा शैली मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम प्रगतिवाद की विशेषताओं के रूप में जान सकते हैं। प्रगतिवाद के बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, मैंने चर्चा की थी। ये कहते हैं कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वो उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ। यानी छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसने छायावाद के यौवन का गला घोट दिया और प्रगतिवाद उठ खड़ा हुआ। प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र ऐसा भी कहते हैं। पंत कहते हैं कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। कौन कहता है? पंत कहते हैं, सुमितन पंत जी, की प्रगतिवाद क्या है? उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद साम्यवाद का तो पोषण करता है, लेकिन शत्रु किसका है? पूंजीवाद का शत्रु है। डॉक्टर रामविलास कर्मा क्या कहते हैं? प्रगतिवाद के 3 कवि, जैसे ढाक के 3 पात, कौन कौन? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इनको कहते हैं ढाक के 3 पात, नागार्जुन को, केदारनाथ अग्रवाल को और त्रिलोचन जी को। रामविलास शर्मा जी आगे क्या लिखते हैं कि प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है, वो है प्रगतिशील साहित्य, यानी समाज को आगे बढ़ाने वाला और मनुष्य के विकास में सहायता करने वाला। ये कौन सा साहित्य है? ये है प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रगतिवाद के एकदम प्रारंभिक प्रवर्तक किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। प्रगतिवाद का बीज कौन सी कविता है? परिवर्तन। किसकी कविता है? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन नामक कविता को प्रगतिवाद की बीज कविता कहा जाता है। प्रगतिवाद का शंखनाद कहाँ से होता है? सुमित्रानंदन पंत की दूसरी एक कविता है ताज, वहां से प्रगतिवाद का शंखनाद होता है। पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। किस रचना में? युगवाणी में। पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। किस रचना में? युगवाणी में। प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेते हैं और ये कहते हैं दिनकर जी की रचना जो हुंकार थी, वहां से प्रगतिवाद का प्रारंभ हमें मानना चाहिए, ऐसा मानते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत की रचना युगवाणी के बारे में क्या कहा है कि पंत की खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य है युगवाणी। पंत की खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य है युगवाणी। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है? काव्य संग्रह है ये, इसका नाम है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की पहली प्रगतिवादी रचना, उसका नाम है युग की गंगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि प्रगतिवाद के बारे में मैंने आपसे लगभग काफ़ी चर्चा कर ली है और आपके सिलेबस में, आपके एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। और अगर कुछ हमें लगेगा कि कुछ और है तो वो जो मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँगा आपके लिए, उस टेस्ट सीरीज में आप भाग लीजिएगा। वहाँ आपको कुछ और प्रश्न मिलेंगे जिनसे हम प्रगतिवाद, छायावाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, इन सब पर और चर्चा करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज में। वो मैं आपको 5-6 टेस्ट सीरीज दूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंतजार कीजिए हमारी टेस्ट सीरीज का। और ये फर्स्ट पेपर का मुझे लगता है अंतिम पार्ट था आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का। इसके बाद अब मैं रामदास आपके सेकंड पेपर पर एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज का निर्माण करने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं अपनी कोशिश में कितना सफल होता हूँ। तो ठीक है, आप इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।